हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सब अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं कि 3 दिनों के बाद हमारा ये वीडियो फिर से आ रहा है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं अभी तक 3 दिनों तक ये वीडियो नहीं ला सका था, लेकिन आशा करते हैं कि आगे वीडियो नहीं रुकेगी और कंटिन्यूसली जारी रहेगी। तो आइए अब आके देखते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राजस्थान में समानता लाने के लिए अदालत के आदेशों के बाद अपने किस नियमों में संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जेल के नियमों में। राजस्थान अभी अपने जेल के नियमों में कुछ संशोधन किया है। आप जानते ही होंगे कि जो कैदी काफ़ी दिनों के लिए जेल में जाते हैं तो वो भी कैदी अपने जेलों में काम करते हैं। उनको उनके पैशन के हिसाब से काम दिया जाता है। जो उनको दिया जाता है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उसी के बारे में संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाग 10 की धारा का नियम 13 यह खंड रोजगार पर प्रतिबंध शामिल है। मतलब इसमें क्या कहा गया था, पहले क्या था इनके नियमों में कि अगर कोई नाई है, उसका पैशन नाई है क्योंकि उसका जन्म से नाई पैदा हुआ तो उसको नाई का दिया जाता था। अगर कोई स्वीपर है, झाड़ू पोछे वाला है, जन्म से, तो उसको वही काम दिया जाता था। तो इससे क्या होता कि जाति और धर्म में भेदभाव देखा जाता था। तो अदालत के पास क्या होता है, शो मोटो, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। मतलब किसी भी अदालत के पास स्व मोटो का एक, मतलब जिसे कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना, तो ये उसके पास शक्ति है। तो उसने ऐसा देखा कि जेलों में असमानताएं हो रही हैं जेल में राजस्थान के, तो उसने नोटिस जारी किया राजस्थान की सरकार के खिलाफ कि आप इसमें सुधार करिए। तो जिसे देखा कहा था कि नाई एक गैर असभ्यता कैदी होगा, ठीक है, और स्वीपर करने वालों में से चुना जाएगा। तो मतलब इस तरह से भेदभाव किया जा रहा था। तो अब संशोधन करके ऐसा कहा गया है कि बताया गया कि अनुच्छेद में कि इस तरह से अब नहीं होगा। किसी भी ट्रेडमैन को उसके आधार पर नहीं चुना जाएगा, चाहे धर्म हो या जाति के आधार पर कोई भेद जेल में नहीं किया जाएगा। तो आगे एक और नियम है, वो भी देखते हैं। धारा 67 के तहत नियम 67 का यह भी नियम कहता है, यह भी नियम शामिल है कि जो खाना पकाने वाला मानदंड है कि जैसे अगर कोई ब्राह्मण हो या उच्च कुल का कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति उच्च कुल का हो तो उसे खाना पकाने का दिया जाता था। लेकिन देखो कहा गया इसमें कि ब्राह्मण या कोई उच्च पर्याप्त रूप का पढ़ा जाता है। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, इसको बदल दिया गया है। इसमें संशोधन करके कहा गया कि कोई कैदी नहीं चुना जाएगा, इसके रूप में पढ़ा जाता है कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर खाना बनाने वाला नहीं चुना जाएगा। तो आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में, राजस्थान के बारे में। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत हैं। राज्यसभा सीटें 10 हैं और लोकसभा सीटें 25 हैं। आगे अपना क्वेश्चन और देखते हैं। भारत के किस राज्य में स्वतंत्रता के बाद पहली महिला को फांसी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये फांसी दी जाएगी। ये महिला है, इनका नाम शबनम है। इन पे आरोप है कि ये केस था 2008 का, अमरोहा गांव में 2008 में इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से मार दिया था। तो इसी वजह से इनको फांसी दी जाएगी। अभी किस तारीख को फांसी की डेट कंफर्म हुई है ये नहीं पता है, लेकिन ये भारत की ऐसी पहली महिला होंगी जिनको फांसी दी जाएगी। तो आगे इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। यह मामला 2008 का है, जब अमरोहा में शबाना नाम की एक महिला जो एमए पास की थी, एमए कर चुकी थी, और इसका जो प्रेमी था, देखो यहाँ पे लिखा कि प्रेमी के साथ मिलकर 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बहरहमी से हत्या कर दी थी। इसके प्रेमी थे
और प्रेमी के साथ मिलकर के पहले अपने परिवार को, सातों लोगों को पहले जहर दिया, उसके बाद कुल्हाड़ी से मार दिया। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी महिला को फांसी दी जाएगी। अब आप ये भी सोचते होंगे कि ये क्या राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका नहीं भेजी या क्यूरिटी पिटीशन वगैरह नहीं डाली? तो इसने सब कुछ किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने ये सबको खारिज कर दिया। तो देखते हैं, आर्टिकल 72 के साथ तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है। आर्टिकल 72 के साथ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है, जिसमें 5 तरह के क्षमादान शक्तियां होती हैं। इसमें क्षमा है, परिविलंबन है, विराम है, परिहार है और लघुकरण है। ये 5 तरह के हैं। क्षमा में क्या होता है कि अपराधी को बाइज्जत बरी कर दी जाती है, आप जा सकते हैं, अपराधी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। परिविलंबन में क्या होता है कि मृत्यु को निलंबित कर दिया जाता है अगली सुनवाई के लिए, कुछ दिन की सुनवाई के लिए निलंबित कर दिया जाता है। और विराम में क्या होता है, अगर किसी विशेष स्थिति के कारण सजा रोक दी जाए, जैसे अगर वो पागल हो गया हो या कोई तबीयत खराब हो गई हो, तो सजा को कुछ दिनों के लिए फिर से होल्ड कर दिया जाए, तो रोक दिया जाता है। परिहार, किसी विशेष स्थिति के कारण सजा की अवधि में कम कर दी जाए। यहाँ क्या था कि सजा को रोक दी जाती है, लेकिन यहाँ अवधि में उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है कि आज नहीं तो किसी दिन होगा, उसकी फांसी दी जाएगी। और लघुकरण की क्या कहती कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन। अब प्रकृति में समझते हैं कि सजा के प्रकृति में क्या परिवर्तन किया जाता है, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसे 2 साल के लिए सजा मिली है, तो मैंने मान लिया कि 5 साल की सजा मिली है और कठिन सजा मिली है, उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और भी कुछ किया जाता है, तो उसके जो सजाएं दी जाती है उसमें कम किया जाता है उसके प्रकृति में, और उसके सजा के दिन को थोड़ा कम कर दिया जाता है। ये प्रकृति में होता है चेंजिंग। उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लोकसभा में सीटें 80 है, राज्यसभा में 31 है, विधानसभा में 24 है, माफी कह जाते हैं 404 है, और विधान परिषद में 100 है, और एक यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा सिर्फ। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में एम रामा जोइस का निधन हो गया। उन्होंने किसकी रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 के सेक्शन 2 के तहत ये रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। उसमें से जो 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है। उसमें से एक है पहला, जिसमें पड़ता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन्होंने उसकी रचना की थी, इन्होंने एक पुस्तक जारी की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिट अभी बताया मैंने कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है किसी के भी खिलाफ, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकारी व्यक्ति हो, तो उसके खिलाफ जारी किया जाता है। रिट 5 प्रकार का होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं, और एक परमादेश होता है जिसे मैंडमस कहा जाता है, और एक प्रतिरोध होता है जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, और एक उत्प्रेषण होता है जिसे सेंसोरी कहा जाता है, और जिसे एक अधिकार प्रेक्षा होता है जिसे क्यू वारंटो कहा जाता है। तो ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ है कि शाह शरीर प्रस्तुत करना मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा अगर हो गया है, अगर किसी को पकड़े हुए 24 घंटा हो गया तो उसे शाह शरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ये इसका कहना है। बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, मतलब इनके बारे में देखें जो एम रामा जोइस हैं, इनके बारे में देखें तो ये राज्यपाल थे और रिटायर्ड जज थे। एम रामा का 88 साल की उम्र में मंगलवार को इनका निधन हो गया है। वह लंबे समय तक बीमार थे, मतलब लंबे समय काफ़ी दिनों तक बीमार चले थे, और 27 इनका जन्म जो हुआ था 27 जुलाई 1932 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के शिमोगा में। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में करालपट वन्यजीव अभ्यारण्य खबरों में था। यह उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कालाहांडी जिले में स्थित है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि
14 दिनों के भीतर 6 हाथियां मृत पाई गईं। तो क्यों मृत पाई गईं, आगे इसका देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित करालपट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु हो गई। हेमरेज सेप्टिसीमिया ये भी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, एक रोग है हेमरेज सेप्टिसीमिया, जो पास्चरेला माल्टोसिडा नामक एक संक्रमित बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है ना कि एक पास्चरेला माल्टोसिडा एक संक्रमित बैक्टीरिया है जो दूषित जल और मिट्टी के संपर्क में आ जाने से जानवरों को उसमें श्वसन तंत्र और फेफड़े से प्रभावित होने वाली एक निमोनिया प्रकार की बीमारी हो जाती है। इसमें बीमारी हो जाती है निमोनिया प्रकार के, जिसे नाक से फ्लो आने लगता है, पानी बहने लगता है और तंत्रिका तंत्र को बहुत प्रभावित करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके कारण 6 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। यह बीमारी मुख्यतः भैंसों और मवेशियों और बाइसन को प्रभावित करती है। इससे मृत्यु दर काफ़ी अधिक मानी जाती है। और अभी हाल ही में उड़ीसा के केद्रपाटा में इस बीमारी के कारण लगभग 40 भैंसों की मृत्यु हो गई थी अभी हाल ही में। तो इससे मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। अब देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना में तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन INS करंज को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नौसेना में। ऑब्वियसली है कि नौसेना में ही शामिल किया गया है, क्योंकि ये समुद्रों में ही, ओशियनों में ही चलती रहती है, डेप्थ में रहती है। तो आइए इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह है INS करंज। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी में अत्याधुनिक और स्वदेशी पनडुब्बी INS करंज को मुंबई में लॉन्च किया गया। स्कॉर्पियन वर्ग की तीसरी पनडुब्बी है। इसके पहले 2 पनडुब्बियां और लॉन्च की गई थी। आई थिंक 2015 में फर्स्ट लॉन्च की गई थी INS कलवरी और 2017 में लॉन्च की गई थी INS खंडेरी, ये दूसरी थी। और ये तीसरी है INS करंज। पनडुब्बी का नाम 2003 में सेवाएं मुक्त किए गए कलवरी क्लास के INS करंज पर नाम इसका रखा गया है। इसके बारे में अगर इसकी विशेषताएं, क्योंकि अत्याधुनिक सिस्टमों से ये लैस है, पूरे बहुत सारे इसमें सिस्टम लगे हुए हैं अच्छे। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है जो करंज मझगांव के डॉक शिप यार्ड से लिमिटेड द्वारा इसको मुंबई के द्वारा निर्मित किया गया है। करंज एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। यह अपनी आधुनिक विशेषताओं की वजह से वह पनडुब्बी अपने लक्ष्य को स्टिक और निशाना अच्छी तरह से लगा सकती है। इसकी अगर लंबाई देखें तो 67.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई देखें 12.3 मीटर है और इसका वज़न देखें तो 1565 टन इसकी वज़न है। यह जो है टॉर्पीडो और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने और रडार को चकमा देने में बहुत ही सक्षम है। तो अत्याधुनिक सिस्टमों से पूरी लैस है, अच्छी तरह से कार्य करता है। और अभी इसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में ही इसको बना करके उसे वहीं पर उतार दिया गया है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका है करात्सेव। ये पहले खिलाड़ी है। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने एक दिन पहले इसको बना के रखा था, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने नहीं बना सका था वीडियो को। लेकिन इस समय जो पुरुष वर्ग में है नोवाक जोकोविच, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और सेमीफाइनल में सबसे पहले खिलाड़ी पहुंचने वाले यही थे, करात्सेव। तो ये पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका वो सेरेना विलियम्स को हरा करके महिला वर्ग में वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। आगे थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर जेवर को
हराकर 9वीं बार ग्रैंड स्लैम खिताब को जीतने के लिए यहाँ सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच के सामने असालन क्रासो से होगी। मतलब जो सेमीफाइनल थी वहाँ पे सेमीफाइनल हुआ था, और लेकिन अब जब फाइनल में नोवाक जोकोविच अपनी जगह बना चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।